प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम यूपी टेट और सुपर टेट प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का चौथा भाग लेकर के आपके सामने आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप लोग जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप लोग घर पर ही रह करके अध्ययन करें। तो आइए चलिए आज हम चौथी श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है कौमुदी किसका पर्यायवाची है। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कौमुदी किसका पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर होगा चांदनी। क्या होगा? चांदनी। ये बार बार पूछा जाता है कि कौमुदी किसका पर्यायवाची है। अगला है षट्पद किसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि षट्पद किसका पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भ्रमर। तीसरा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला है वांग्मय, 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 वांग्मय। चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प शुद्ध है। वो कौन सा शुद्ध होगा? वांग्मय। वा लिख करके अंग लिखिए, नीचे हलंत लगा दीजिए, मैं ये वांग्मय। अगला प्रश्न है नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन है। ऑप्शन में है च, ड, इया, प। तो इसमें आपको बताना है कि नासिक्य व्यंजन कौन है। तो पंचमाक्षर को हम जो है नासिक्य व्यंजन कहते हैं, तो इसमें सही होगा इया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा वर्ण, शब्द, वर्णमाला, पद। इसमें आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? वर्ण सही हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हंस पद। हंस पद किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा त्रुटि विराम। क्या हो जाएगा? त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का चिन्ह ऐसे लगता है। तो हंस पद किस विराम चिन्ह का दूसरा नाम है? तो त्रुटि विराम। आइए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग लिखते रहिएगा, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा संसार शब्द में संधि है। संसार में संधि है, कौन सी संधि है बताना है। तो उसमें सम धन सार ये विच्छेद हो जाएगा,
और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संसार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रत्यूष शब्द का संधि विच्छेद होगा। आइए तो इसका संधि विच्छेद हम करते हैं। प्रति धन ऊस, प्रत्यूष कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। प्रति धन ऊस मिलकर के क्या बना है? प्रत्यूष। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आइए ऑप्शन ले लीजिए। सकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, चौथा है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। इसमें आपको बताना है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। आइए 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? पुंडरीक किसका पर्याय है? तो पुंडरीक कमल का पर्याय है। किसका पर्याय है? कमल का पर्याय। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। सफरी किसका पर्याय है? सफरी, सफरी किसका पर्याय है? तो सफरी मछली का पर्याय है। सफरी मछली, जल जीवन, जलोदरी, झख, झस आदि किसके पर्याय हैं? मछली के पर्याय। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। वह रात भर पढ़ता रहा। वह रात भर पढ़ता रहा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह रात भर पढ़ता रहा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। देखिए जहां पर सा, तक, भर, बिना, पर्यंत ये सब शब्द आए वहां पे कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। लेकिन किंतु, परंतु, यथा, तथा और कि ये सब शब्द जहां पे आए वहां पे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ पे भर शब्द आया है तो भर में कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय। आइए 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं इस श्रृंखला का। इस श्रृंखला का 13वां प्रश्न है। निरुत्तर में संधि है। निरुत्तर में संधि है तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कैसे? निह धन उत्तर। निह धन उत्तर क्या होता है?
निरुत्तर, तो निरुत्तर में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। कुल रसों की संख्या कितनी है? कुल रसों की संख्या कितनी है? तो कुल रस की जब बात आए तो 9 रस। कुल रस कितने हैं? 9 रस। ये यूपी टेट का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16वां प्रश्न है। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है? तो विभाव से। आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है? विभाव से। आइए 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। सममात्रिक छंद नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद सममात्रिक नहीं है। तो पहला है तोमर, चौपाई, रोला, दोहा। तो इसमें दोहा जो है सममात्रिक छंद नहीं है। आइए इसी छंद से 18वां प्रश्न हम देखते हैं। कुंडलिया किस प्रकार का छंद है? कुंडलिया किस प्रकार का छंद है? तो कुंडलिया आपका विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद। आप देखेंगे मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। और विषम मात्रिक में छप्पय और कुंडलिया, ये 2 छंद आते हैं। तो कुंडलिया किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक छंद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 19वां प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को बार बार देखते रहिएगा और देखिएगा जिस समय एग्जाम होगा तो 30 में 30 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी। काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी पक्ति है। तो एक कबीरदास की पक्ति है। काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। अष्ट छाप की स्थापना कब हुई? अष्ट छाप की स्थापना कब हुई? तो अष्ट छाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वृंदावन में विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की। आइए 22वां प्रश्न देखते हैं। तुलसी की रचना विनय पत्रिका की भाषा है। तो एक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला है 23वां प्रश्न।
बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? तो बरवै नायिका भेद रहीम दास की रचना है। किसकी रचना है? रहीम दास की रचना। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल पुस्तक लिखा। तो भक्तमाल किसकी पुस्तक है? नाभा दास की पुस्तक है। देखिए कभी कभी यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि भक्तमाल की भाषा क्या है। तो भक्तमाल पुस्तक जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। और कौन लिखा? नाभा दास। आइए 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। पक्त के लेखक कौन है? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ये किसका पद है? सूरदास जी का पद है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए क्या होता है कि कभी कभी तट सुपर तट में एक दो पंक्तियां भी यहाँ से पूछ ली जाती हैं, वो भक्ति काल से या रीति काल से या आधुनिक काल से। तो इन पे भी ध्यान देते रहिएगा। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। यह पद भारतेंदु जी किसके संदर्भ में कहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यह पद भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके संदर्भ में कहे हैं? तो यह पद भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान के संदर्भ में कहे हैं। किसके संदर्भ में? रसखान के संदर्भ में। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आइए 27वां प्रश्न देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का। सत्ताईसवां प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक है। तो हिंदी का पहला नाटक नहुस नाटक है। इसे गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के जो पिताजी थे वही लिखे थे हिंदी का पहला नाटक। हिंदी का पहला नाटक क्या है? नहुस नाटक। आइए 28वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। कौन है? लक्ष्मीपुरा। इसे शिवदान सिंह चौहान जी लिखे हैं हिंदी का पहला रिपोर्टाज। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा?
किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र कहें। कौन कहा? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज की ये थी टेट सुपर टेट की 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। अब हम आपसे मिलते हैं फिर अगली श्रृंखला में। नमस्कार।